विद्यार्थियों, आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास जो कि बीए पार्ट फर्स्ट का आपका पहला प्रश्न पत्र है, उसके थर्ड यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें मौर्योत्तर काल जो कि 2000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चला, उस 500 साल को इतिहास में अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है, जब यहाँ राजनीतिक एकता का अभाव था, अस्थिरता का वातावरण था और अनेक छोटे छोटे राजवंश जो है पुनः अस्तित्व में आ चुके थे। और उनमें शुंग, सातवाहन, शक और कुषाण आदि प्रमुख है। इसमें शुंग और सातवाहन विद्यार्थियों भारतीय वंश थे, राजवंश थे, जबकि शक और कुषाण विदेशी जातियां थी। तो सबसे पहले बात हम शुंग वंश की करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखें विद्यार्थियों की चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नेतृत्व में और उनके पूर्वगामियों के नेतृत्व में मगध का इतना उत्थान हुआ और उसने एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण किया। उस मगध का पतन किस प्रकार हुआ, मौर्य वंश का पतन किस प्रकार हुआ। तो विद्यार्थियों, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारियों में से कोई भी अपने पूर्वज चंद्रगुप्त की तरह पराक्रमी नहीं हुआ और न किसी में अशोक जैसी शासन निपुणता ही थी। अतः अशोक की मृत्यु के तुरंत बाद ही विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति उभर कर आ गई। मौर्य वंश का प्रभाव जो है अस्था अचलगामी संक्षिप्त किरण जो सूर्य की होती है, दिनों दिन सीमित होता और सिकुड़ता चला गया। इस विश्रंखलित राजनीतिक स्थिति के कारण मगध राज्य में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप एक नया राजवंश सत्ता आसीन हुआ। यह वंश था शुंग वंश और इस क्रांति का नेता था पुष्यमित्र शुंग। विद्यार्थियों, ये कहा जाता है कि अंतिम मौर्य राजा वृत्ररथ की उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके मगध में शुंग वंश की नींव डाली। नया जो शुंग वंश था उसने 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये शुंग लोग पश्चिमी भारत के उज्जैन अंचल से आए थे, जहां वह मौर्यों के अधिकारी या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अधिकारी थे। तो ये प्रश्न उठता है बहुत सी बार कि पुष्यमित्र था कौन। इस संबंध में विद्यार्थियों अनेक मत प्रचलित है, किंतु ज्यादातर साक्ष्य ये कहते हैं कि शुंग राजाओं को ब्राह्मण माना जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि शुरुआत में शुंग लोग मौर्य राजाओं के यहाँ जो है आचार्य और पुरोहित थे। संभवतः अशोक के शासनकाल में जब उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो उनकी पुरोहितगिरी जो है समाप्त हो गई, परंतु उन्होंने मौर्य वंश से अपना संबंध विच्छेद नहीं किया और ब्राह्मण धर्म का त्याग करके शात्र धर्म स्वीकार कर लिया। ये शुंग लोग उच्च पदों पर आसीन हुए और कालांतर में पुष्यमित्र भी सेनापति बना। अतः कदाचित ही आपको ऐसा विद्वान हो जो पुष्यमित्र शुंग न मानता हो। तो विद्यार्थियों, मौर्यों के पतन के बाद मगध की जो सत्ता हमने अभी बताया शुंगों के हाथ में आ गई थी और शुंग राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और पुराणों के अनुसार लगभग 187 ईसा पूर्व में उसने अंतिम शासक वृत्ररथ की हत्या कर दी तथा स्वयं एक नए राजवंश की नींव डाली। और अनेक जो ग्रंथ हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे पतंजलि का महाभाष्य पुराण, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, बाण भट्ट का हर्षचरित, जैन लेखक मेरुतुंग की थेरावली, तारानाथ लिखित बौद्ध धर्म का इतिहास आदि में शुंगों के इतिहास के विषय में बहुत कम और बिखरी हुई जानकारी मिलती है। शुंगों के इतिहास के विषय में जानकारी के लिए अभिलेखीय जो साक्ष्य हैं उनमें खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख और धन देव के अयोध्या अभिलेख का उल्लेख किया जा सकता है। बहरूद तथा सांची के स्तूपों से इस समय की कलात्मक गतिविधि के बारे में जानकारी मिलती है। तो विद्यार्थियों, ये तो इतिहास के जानने के साधन हुए। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि शुंग वंश की स्थापना हुई और शुंग वंश का जो है संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग था और इसने जो राज्य पर अधिकार किया तो उसके संदर्भ में माना जाता है कि मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वृत्ररथ, वो विलासी, अयोग्य और कमजोर था। हर्षचरित में वृत्ररथ को प्रज्ञा दुर्बल यानी कमजोर बुद्धि वाला शासक बताया गया है। वह अपनी व साम्राज्य की रक्षा करने में सक्षम नहीं था। प्रजा से भी उसका सीधा संपर्क नहीं रहा था। वृत्ररथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। एक दिन उसने सम्राट वृत्ररथ को सेना का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। सम्राट जब सैन्य निरीक्षण कर रहा था
तभी उसने उसकी हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य के शासन पर अधिकार कर लिया। पुराणों के अनुसार यह घटना 185 ईसा पूर्व में घटित हुई। सेना ने अपने राजा की निर्मम हत्या का विरोध नहीं किया, जो ये स्पष्ट करता है कि मौर्य सेना पूरी तरह सेनापति के प्रभाव में थी और अंतिम मौर्य शासक बहुत कमजोर और अलोकप्रिय हो गए थे। डॉक्टर B.N. पुरी का मानना है कि उस समय जनसाधारण का चरित्र इतना गिर चुका था कि उनमें से किसी ने भी अपने शासक के हित में कदम उठाने का साहस ही नहीं किया। मौर्य सेना ने, जिसके सामने मगध नरेश का वध हुआ, अंगुली तक भी नहीं उठाई। इस प्रकार मगध राज्य पर शुंग वंश का अधिकार हो गया। शुंग ब्राह्मण जाति के थे और इसकी पुष्टि जो है साहित्यिक सामग्री से भी होती है। अब हम देखेंगे पुष्यमित्र शुंग की राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी, और उसमें सबसे पहले जो आता है घटनाक्रम वह है कि मगध साम्राज्य का संगठन। क्योंकि अभी हमने कहा कि पुष्यमित्र मगध पर अधिकार इसीलिए कर सका था क्योंकि जो मगध है उस मगध साम्राज्य में विकेंद्रीकरण हो चला था और जो सामंत राजा थे वो अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे केंद्रीय सत्ता से। तो पुष्यमित्र के सामने, चूंकि अब राजा था वह, तो उसके सामने जरूरी था कि मगध साम्राज्य का वह पुनर्गठन करे। तो वृद्धरथ की हत्या कर जब पुष्यमित्र मगध का स्वामी बना, तब मगध राज्य की स्थिति बहुत कमजोर थी, अस्थिर थी। कलिंग, महाराष्ट्र और आंध्र आदि सीमांत राज्यों के मगध से निकल जाने से उसकी शक्ति कम हो गई थी और पड़ोसी राज्यों की बढ़ती हुई शक्ति मगध राज्य के लिए एक चुनौती थी। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार इसलिए मगध साम्राज्य के बचे हुए भाग को संभालना और यदि संभव हो तो इसका विस्तार करना पुष्यमित्र के सामने मुख्य समस्या थी। विद्यार्थियों, इसीलिए मगध पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद पुष्यमित्र ने प्राची, कौशल, वत्स, अवंती आदि प्रदेशों को संगठित किया। पश्चिम के प्रांतों पर अपना पूरा अधिकार रखने के लिए उसने विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और वहां अपने पुत्र अग्निमित्र को प्रतिनिधि बनाकर भेजा। इसके बाद पुष्यमित्र ने अपना ध्यान साम्राज्य विस्तार की ओर लगाया। तो विद्यार्थियों, साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत सबसे पहले उसका जो सामना हुआ, युद्ध हुआ, वह था विदर्भ के साथ। पुष्यमित्र के राज्यकाल की प्रथम महत्वपूर्ण घटना विदर्भ से युद्ध ही है। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में विदर्भ के साथ पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र के युद्ध का उल्लेख मिलता है। विदर्भ पहले मगध साम्राज्य का ही अंग था। अग्निमित्र उस समय विदिशा का राज्य प्रतिनिधि था। अग्निमित्र ने कूटनीति से काम लेते हुए राजा यज्ञसेन के चचेरे भाई माधव सेन को अपनी ओर मिला लिया। विदर्भ के शासक यज्ञसेन व अग्निमित्र के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिसमें यज्ञसेन की हार हुई और उसे आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। विद्यार्थियों, अब विदर्भ को अग्निमित्र ने दो भागों में बांट दिया। एक भाग यज्ञसेन को मिला और दूसरा उसके चचेरे भाई माधव सेन को। दोनों ने ही शुंग वंश की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार दक्षिण पथ के कुछ भाग पर पुनः मगध का अधिकार हो गया। एक अन्य जो महत्वपूर्ण घटना थी पुष्यमित्र के काल की, वह था उत्तरी भारत पर यूनानी या यवन आक्रमण का सामना करना। संभवतः पुष्यमित्र अपना साम्राज्य विस्तार और अधिक करता, लेकिन यूनानियों के आक्रमण ने उसकी प्रगति को उत्तरी क्षेत्र में रोक दिया। विद्यार्थियों, मौर्य वंश जब पतन की ओर बढ़ रहा था, तो उस दौरान ही भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यूनानियों या यवनों के आक्रमण शुरू हो गए थे। पुष्यमित्र शुंग के शासन के शुरू में उन्होंने पूरी तैयारी के साथ भारत पर आक्रमण किया। यवन आक्रमण यानी यूनानी आक्रमण का उल्लेख हमें पतंजलि कृत महाभाष्य, साथ ही कालिदास कृत मालविका अग्निमित्रम और गार्गी संहिता में मिलता है। यूनानियों के शुंग काल में भारत पर दो आक्रमण हुए थे, ऐसा डॉक्टर एन घोष का मानना है। पहला आक्रमण पुष्यमित्र के शासन के प्रारंभ में तथा दूसरा उसके शासन के अंतिम काल में हुआ। प्रथम आक्रमण का सेनापति यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस था। इस आक्रमण को पुष्यमित्र ने विफल कर दिया और यवन सिंधु नदी के तट पर ही रोक दिए गए। यूनानियों का दूसरा आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंतिम चरण में हुआ। इस आक्रमण का नेता मिनांडर था। वह तो बढ़ता हुआ पाटलिपुत्र, जो कि राजधानी थी मगध की, वहां तक आ पहुंचा,
परंतु उसके राज्य पर उसी समय प्रतिद्वंदी यूनानी सामंत द्वारा आक्रमण हो गया और उसकी सूचना जब उसे मिली तो वह तुरंत वापस लौट गया। उसके राज्य की सीमा साकल यानी वर्तमान सियालकोट जो कि पाकिस्तान में है के आसपास तक रही। पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने एक यवन सरदार को सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर संघर्ष में पराजित किया था। इस प्रकार शुंगों ने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार यवनों से देश की रक्षा पुष्यमित्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। अब हम बात करेंगे कि पुष्यमित्र का राज्य विस्तार कितना था, उसके साम्राज्य का जो प्रमुख अंग है वो कौन कौन से थे। तो प्रारंभ में पुष्यमित्र शुंग का राज्य सिंधु नदी तक फैला हुआ था, किंतु कालांतर में यवनों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप उसका बहुत सा हिस्सा पुष्यमित्र के अधिकार से निकल गया। दक्षिण में विदर्भ तक और दक्षिण पूर्व में उसके राज्य की सीमा कलिंग राज्य को छूती थी। कौशल और अयोध्या के प्रदेश भी शुंग साम्राज्य में शामिल थे। मूलतः शुंग राज्य में लगभग सारी गंगा घाटी और उत्तरी भारत के कुछ भाग शामिल थे। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस प्रकार शुंग वंश की राज्य सीमा पश्चिम में मथुरा से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कौशल से लेकर दक्षिण में नर्मदा के दक्षिण तक निश्चित कर सकते हैं। इतने बड़े भूभाग पर का स्वामी होने के बावजूद भी उसने किसी प्रकार की पदवी धारण नहीं की, जो ये दर्शाता है कि पुष्यमित्र ने जो है निस्वार्थ देशभक्ति करने का निश्चय किया था। पुष्यमित्र के समय में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। पुष्यमित्र जो कि ब्राह्मण वंश से था तो उसने अश्वमेध यज्ञ की परंपरा को पुनर्जीवित किया और अपनी सफलताओं के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने यज्ञ का आयोजन किया। डॉक्टर एन घोष के अनुसार मौर्यों का सफाया, विदर्भ की विजय तथा सिंधु तट से यूनानियों को पीछे खदेड़ना पुष्यमित्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, जो 2 अश्वमेध यज्ञों का औचित्य साबित करती है। पतंजलि कृत महाभाष्य और अयोध्या अभिलेख से भी हमें पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञों का विद्यार्थियों विवरण मिलता है, जानकारी मिलती है। यूनानी विदेशी आक्रमणकारियों को 2 बार निराश होकर लौट जाना पड़ा, जिससे शुंग वंश के गौरव में बहुत वृद्धि हुई। इसी वंश गौरव की अभिवृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। विद्यार्थियों उस समय ऐसी परंपरा थी कि अपनी प्रतिष्ठा को दर्शाने के लिए विशाल और बड़े बड़े जो है यज्ञों का आयोजन किया जाता था और अश्वमेध यज्ञ भी उसी प्रकार का एक यज्ञ था। प्रथम अश्वमेध यज्ञ संभवतः पुष्यमित्र के राज्य ग्रहण करने पर या पाटलिपुत्र को यवनों के संकट से मुक्त कराने के अवसर पर किया गया, जबकि द्वितीय अश्वमेध यज्ञ का वर्णन कालिदास रचित मालविका अग्निमित्रम में मिलता है, जिसे उसने अपने राज्य के अंतिम दिनों में किया था। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि उसके पुरोहित थे। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अश्वमेध यज्ञ की पुनः स्थापना शुंग काल के ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा की सूचना थी। मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म को बड़ा आघात पहुंचा था और उसके अस्तित्व को संकट उत्पन्न हो गया था। पुष्यमित्र के शासक बनते ही ब्राह्मण संगठन शक्तिशाली हो गया, क्योंकि शुंग ब्राह्मण थे। वृद्धरथ के विरुद्ध शस्त्र धारण कर उसने परशुराम, द्रोणाचार्य तथा अश्वत्थामा का पुराना आदर्श पुनः प्रस्तुत कर दिया। उसने अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर वैदिक प्रक्रिया को पुनः प्रबल बनाने का प्रयास किया। सूर्य व अग्नि की पूजा होने लगी। यज्ञों में पशु बलि भी दी जाने लगी। इस प्रकार पुष्यमित्र के प्रयासों से ब्राह्मण धर्म एवं सामाजिक व्यवस्था का वर्चस्व पुनः स्थापित हो गया। अब हम बात करेंगे पुष्यमित्र और बौद्ध धर्म, यानी पुष्यमित्र का बौद्ध धर्म के प्रति क्या व्यवहार रहा। तो विद्यार्थियों, बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र का वर्णन जो है बौद्ध धर्म के शत्रु के रूप में किया गया है। उसे बौद्धों एवं बौद्ध स्तूपों का विध्वंसक कहा गया है और उसने जो है ब्राह्मण धर्म की पुनरुद्धार की नीति अपनाई थी। लेकिन ये डॉक्टर घोष का मानना है कि उसके उदार दृष्टिकोण की धारणा से ये मेल नहीं खाता कि उसने जो है बौद्ध स्तूपों का विध्वंस किया होगा। दूसरी ओर अनेक विद्वानों का ये मानना है कि पुष्यमित्र बौद्धों पर अत्याचार नहीं करता था। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का कहना है कि निश्चित रूप से पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म का एक प्रचंड समर्थक था, किंतु शुंगकालीन भरूच से प्राप्त बौद्ध स्तूप बौद्ध साहित्य में प्राप्त पुष्यमित्र के सांप्रदायिक विद्वेष की पुष्टि नहीं करते।
इस प्रकार ये माना जा सकता है कि पुष्यमित्र बौद्ध द्रोही नहीं था। पुष्यमित्र ने 184 ईसा पूर्व के लगभग सिंहासन प्राप्त किया था। पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि उसने 36 वर्ष तक शासन किया। इस प्रकार पुष्यमित्र का शासन का अंत 148 ईसा पूर्व में हुआ, यानी उसका शासनकाल 185 से 148 ईसा पूर्व तक रहा। अब हम बात करेंगे पुष्यमित्र के व्यक्तित्व के मूल्यांकन की। तो विद्यार्थियों, पुष्यमित्र जो है एक वीर योद्धा और कुशल सेनानायक था। उसने मगध के पतन को रोककर उसका संगठन किया। उसने विदर्भ को अपने अधीन किया और यवनों को पराजित कर उन्हें मध्य भारत से खदेड़ दिया। इस प्रकार उसने अपने सैन्य बल से विशाल साम्राज्य स्थापित किया। वह शासक के रूप में भी सफल रहा। उसके 36 वर्षीय शासन ने यह सिद्ध कर दिया कि वह एक योग्य और सफल शासक था। उसने देश में शांति और व्यवस्था स्थापित की, जिससे साहित्य, कला, धर्म की उन्नति का रास्ता प्रशस्त हुआ। डॉक्टर के.एम. मुंशी के अनुसार पुष्यमित्र और उसके उत्तराधिकारी ने अशोक के पूर्ववर्ती मगध की परंपरा को बढ़ाया। शुकों ने उत्तरी भारत के विशाल भूभाग पर अपना अधिकार जमाया, यवन आक्रमणकारियों को पराजित किया। उन्होंने कला, साहित्य आदि को संरक्षण प्रदान किया। पुष्यमित्र ने 36 साल तक सफलतापूर्वक राज्य किया और वायु पुराण के अनुसार उसने अपने जीवन काल में ही अपना साम्राज्य 8 भागों में जो है अपने 8 पुत्रों के बीच में विभाजित कर दिया था। उसके उत्तराधिकारी 74 ईसा पूर्व तक राज्य करते रहे और उसका जो उत्तराधिकारी था वह अग्निमित्र था। अंतिम शुंग राजा जो है विद्यार्थियों देवभूति था। वह बड़ा विलासी था। उसके शासनकाल में मगध में पुनः राज्य क्रांति हुई और उसके अमात्य वासुदेव कर्ण ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया और देवभूति की हत्या कर स्वयं मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार शुंग वंश का अंत हुआ और उसके स्थान पर कण्व राजवंश की स्थापना हुई। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि पुष्यमित्र शुंग जो है उसने मौर्य वंश का जो है पतन किया और साथ ही जो है उसके बाद लंबे समय तक शासन किया और उसने पुनः मगध की प्रतिष्ठा को स्थापित किया और साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी भारत की सीमा को भी सुरक्षित करने का प्रयास उसने किया। और चूंकि ब्राह्मण धर्म का था तो उसने वैदिक परंपराओं की जो यज्ञ परंपरा है और वैदिक धर्म का उत्थान उसने किया। अश्वमेध यज्ञ वगैरह शुरू हुए और जो हवन होते थे वो सारी चीज़ें हुई। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश जो है अस्तित्व में आया, लेकिन जल्द ही उसका भी पतन हो गया। और अगला जो हमारा विषय होगा हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। धन्यवाद।